चीनू मैम, पहले आप क्या क्या लगा आपको जब आपने पहली बार आपको घटना पता चली? है कि मुझे इस व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखना है। आपको ये लग रहा है ये व्यक्ति नहीं है, ये रुकावट है। मानसिक विकार और मानसिक विकृति दोनों में फ़र्क है। आज सबसे बड़ी बात रिमोर्स नहीं है, गिल्ट नहीं है। जनरेशन में ऐसे बहुत से लोगों के साथ काम करती हूँ जो हमारी जनरेशन से बहुत ज़्यादा अधिक ट्रस्टवर्दी हैं, ज़्यादा अधिक सोनम और अब सिया, आखिर इन रिश्तों को क्या हुआ? पुणे की उस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं आज, जिसने इस वक्त पूरे देश को स्तब्ध कर रखा है। एक 20 साल की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिर्फ इसलिए कि उसे अपने होने वाले पति, अपने मंगेतर से शादी नहीं करनी है, तो आज हम अपराध की जांच नहीं करेंगे या उस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सोच की पड़ताल करेंगे जो रिश्तों के टूटने को स्वीकार करने के बजाय हत्या जैसे अपराध को समाधान समझने लगी है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान, फीलिंग माइंड्स में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल और सीनियर लॉयर और वुमेन एक्टिविस्ट आभा सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ी दुखद घटना है ये। जैसा मैंने कहा कि अब इसके बारे में तो पूरे देश में सब लोग ही जान चुके हैं और हमको यहाँ पर वैसे भी इस घटना की पड़ताल नहीं करनी, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है उसकी पड़ताल करनी है। मैं उसमें जाऊँ उससे पहले आप दोनों के बहुत छोटे छोटे 1-1 मिनट के कमेंट लूँगा, क्योंकि एक तो आप दोनों महिलाएं हैं, आपने इस तरह के कई मामले देखे और अब राजा सोनम वाली कहानी पूरे देश में फैली, बहुत बातचीत हुई, आप सब भी आए उस वक्त, और अब ये सिया वाली कहानी। चीनू मैम, पहले आप क्या क्या लगा आपको जब आपने पहली बार आपको घटना पता चली? विपिन जी, कल मैं शाम को जब बैठी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बताया और मैं आपको सच बताऊं, आई स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, क्योंकि मैं उसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और दूसरा मेरा भी लगभग इसी एज का एक बच्चा है शादी लायक। ये इतना ज़्यादा स्कैरी है, इतना ज़्यादा दुखद है और उस बच्चे के माँ-बाप के चेहरे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये सोच कर ही मैं इतना विवल हो गई कि मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उनको अगर मैं वहाँ रहूँ एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, मुझसे अगर ये अपेक्षा हो कि मैं उनको सांत्वना दूँ, मैं उनको कोई कंडोलेंस दूँ, तो मैं क्या कहूँगी? मेरे पास क्या शब्द हैं? इतना बड़ा ग्रीफ, अपने खुद के बच्चे को इस तरह से खोना, मैं मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं स्पीचलेस हूँ, जी, बिल्कुल ही। जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन ठीक है, ये पहला रिएक्शन शायद पूरे देश में लाखों करोड़ों लोगों का होगा, जो आपका है बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाली बात है। और जैसा मैंने कहा कि एक घटना काफ़ी दिनों तक चर्चा में रही और लगभग उसी लाइन की ये दूसरी घटना, बस उससे एक स्टेप पीछे की कि अभी शादी यहाँ नहीं हुई, तब तो और मौका बनता था। तो चलिए, मैं चीनू मैम पहले इसमें थोड़ा साइकोलॉजी और फिर उसके आगे उसमें बढ़ते हैं कि ना भी तो कहा जा सकता है, मना भी तो किया जा सकता है। अभी पिछले 20 साल में तो भारत में हम देख रहे हैं कि शादियां ऐसी हो चुकी हैं जहां पर पहले तो घर वालों की बड़ी वो रहती थी कि नहीं यहाँ करो यहाँ करो, अब तो जात पात के बंधन खत्म हो रहे हैं, धर्म तक के बंधन खत्म हो रहे हैं, बच्चे बता देते हैं, माता पिता कर देते हैं। ऐसे में ऐसी घटना होना जहां पर आप इतना नहीं कह पा रहे हो कि भाई मुझे इस व्यक्ति से शादी नहीं करनी, और ठीक है ना कह पा रहे हो ना कह पा रहे हो, आप उसकी हत्या कर दे रहे हो। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं बोलूँगी, पर ये उस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगी, जिससे मैं कभी मिली ही नहीं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक के लिए बड़ा अनएथिकल होता है जिससे आप मिले नहीं, उसके मन के ऊपर या मानसिक स्थिति के ऊपर टिप्पणी करना। पर एक जनरल डिस्कशन जो हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, उसके तहत जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है जो हम लोगों के मन में आ रही है कि एक एक्सेप्टेबल एग्जिट का भी यहाँ पर ऑप्शन था, जहाँ पर वो एग्जिट हो सकता है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो या ना भी हो। उसमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है फैमिली वाले कोई कुछ कहें, या हो सकता है सोशली जो इमेज है उसके बारे में कोई कॉन्शियसनेस हो, पर
वो एक डिस्कम्फर्ट और किसी की एक्चुअल जान चली जाना, इसमें कितना बड़ा गैप है। अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा भी लग रहा है कि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की उनको स्किल्स थी ही नहीं, या फिर ऐसे लोगों को नहीं होती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस को इतने लंबे अ, मतलब एक्सट्रीम तक ले गए। और तीसरी बात, एक ऑब्स्टैकल साइकोलॉजी, जहां पर आपको वो पर्सन ना दिखकर आपको ये नहीं लग रहा है कि मुझे इस व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखना है, आपको ये लग रहा है ये व्यक्ति नहीं है, ये रुकावट है, ये एक ऑब्स्टैकल है। और इस ऑब्स्टैकल को हटाने का केवल एक टनल विजन, एक एक तरफा सोच बन गई, जहां पर और कुछ भी कंसिडर हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा लगता है। अब इसमें दो चीजें मैं कहूंगी। हम अक्सर मानसिक विकारों की बात करने लगते हैं, हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करने लगते हैं। मानसिक विकार और मानसिक विकृति दोनों में फर्क है। मानसिक विकार वाले जो व्यक्ति रहते हैं, वो डेलिबरेट प्लानिंग करने में असक्षम होते हैं। उन्हें हमारी सहानुभूति की जरूरत है। पर मानसिक विकृति या ये जो सोच है, इसमें आप देखिए कि डेलिबरेट प्लानिंग शामिल होती है, जहां पर मैनिपुलेशन है, जहां पर प्रिटेंशन है, जहां पर इतना सारा पहले से प्री प्लानिंग है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, रिमोर्स नहीं है, गिल्ट नहीं है, ये ग्लानि नहीं है, ये अपराध बोध नहीं है कि कुछ गलत हुआ है। और जो व्यक्ति जिसके ऊपर ये सब गुजर रहा है, जी। उसके साथ नजर मिलाने की, उसके साथ बात करने की कैसे हिम्मत हो रही है। आप ये देखिए कि सारा जो आप देख रहे हैं, ये मानसिक विकार या मेंटल हेल्थ इश्यू के तहत नहीं आता, ये मानसिक सोच के तहत आता है। तो फिर एक साइकोलॉजी का सवाल आएगा चीनू मैम, कि एक बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, नहीं हो पाया। कई बार आप एक थॉट में कोई चीज कर जाते हैं, लेकिन जब वो चीज नहीं होती है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो, हत्या, आत्महत्या, तमाम चीजें, तो जब दोबारा अगर मौका मिलता है तो आप सेटल हो चुके होते हो, क्योंकि वो थॉट उस समय गुजर जाता है। लेकिन दोबारा ट्राई किया, मतलब ये तो बहुत प्रोफेशनल अप्रोच हो गई, या बहुत ही कोल्ड फिटेड अप्रोच हो गई, जहां किसी को कुछ लग ही नहीं रहा है, अरे एक बार नहीं हुआ, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। ये किस साइकोलॉजी को दिखाता है मैम? मतलब ये ऐसा थॉट प्रोसेस क्यों बन रहा है? मैं जब इस बारे में सोच रही थी, तो मुझे एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, मैकियावेली के नाम आपने सुना होगा, एक बिल्कुल इटालियन। बिल्कुल। उनके ऊपर एक मैकियावेलिनिज्म के नाम से एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति होते हैं जो इस सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं, ये ना बहुत ही स्ट्रैटेजिक और प्लान्ड होते हैं। इनको एम्पैथी चूज करना आता है, कहाँ और कैसे दिखाई जाए, जबकि अंदर उनको फील नहीं हो रही होती है। और ये इम्पल्सिव नहीं होते बिल्कुल भी, दे आर वेरी लो ऑन इम्पल्सिविटी। तो मुझे एक तो उसका ख्याल आया था। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अभी हमने ट्विशा शर्मा का भी केस देखा। हमने ये देखा कि ये जो क्राइम है, ये लड़के और लड़की से संबंध इतना नहीं रख रहे हैं, जितना कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमें चाहिए वो हमें किसी भी कीमत पे चाहिए। आप देखिए कि अगर आपका इंडिविजुअल गोल दूसरे के गोल के साथ मैच नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो? आप या तो अपने गोल को चेंज करते हो, सामने वाले के साथ निगोशिएट करते हो, बोलते हो कि भाई ये क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, क्या एक्सेप्टेबिलिटी आ सकती है। पहले में और अब में क्या फर्क है कि पहले लोग अपने आप के गोल सैक्रिफाइस करते थे, अब तो ये देख रहे हैं कि सामने वाले को ही सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं, सामने वाले की जान ही ले ले रहे हैं।
हाँ, तो मतलब यहाँ पर स्वाभाविक ये होता कि आप भाग जाते या आप अपने घर के खिलाफ चले जाते या आप यह कह देते कि नहीं, फिर अगर आप नहीं कर रहे वहां तो मुझे मतलब जो जनरल एक सोच आएगी कि मुझे शादी ही नहीं करनी, आप डिले करते कई तरीके से कुछ और करते। लेकिन आपने बाकायदा प्लान बना के, और मुझे लगता है जो बच्चे इतना प्लान बना सकते हैं, क्या उनको एक सेकंड थॉट नहीं आएगा कि अगर ये पकड़ा गया, जो कि पकड़ा ही जाना है, इतना आजकल सब देखते हैं सोशल मीडिया, सीरियल्स और तमाम तरह की चीजें हैं, वहां जो रियल लाइफ स्टोरीज आती हैं, कुछ नहीं छुपता, तो वो क्या थॉट उनको कभी बॉदर ही नहीं करता कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? मुझे लगता है ये इमोशनल हाईजैक की स्थिति है जहां पर उनको वो थॉट, वो रैशनल थिंकिंग आ ही नहीं पा रही है। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शायद काम ही नहीं कर रहा है उस तरह से, वो एक तरफा स्थिति बन रही है। और जैसे मैम ने अभी कहा कि उनको अपने बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस के लीनियर रिश्ते को समझ ही नहीं वो पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम मैं बिहेवियर तो ए करूंगा पर उसका कॉन्सिक्वेंसेस सी होगा। ए और बी का रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है। उनको ये लगा कि बहुत आसानी से ऐसा हो जाएगा और उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा। वी विल गो एंड लिव आवर ओन लाइफ। हम अपनी अच्छी लाइफ जी, जिएंगे। थोड़े समाधान की तरफ चलेंगे। चीनू मैम, आभा मैडम ने भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स बताए कि कैसे परिवर्तित हो गई हैं चीज़ें, कैसे बदल गया समाज, तौर तरीके, सोशल मीडिया, आज का लाइफस्टाइल। अब ये बदलाव तो हैं और आ गए हैं और अब हम इनसे इनसे दूर नहीं भाग पाएंगे, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ये बदलाव इतने बड़े हैं कि हमारी पूरी सोच को बदल दे रहे हैं। मतलब एक जो कॉमन सेंस में कहूँगा जिसको, कि आपको आना चाहिए कि आप कैसे सोच लें कि आप किसी की जान ले लें, और कैसे आपको ये अंदाज भी ना हो कि जो कदम आप उठा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो क्या हमारी सोच इतनी विकृत हो गई है, और हो गई है तो आप उसे कैसे सुधारेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, पर केवल पेरेंट्स की नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे लोगों की भूमिका है, जिसमें सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हमारा जो स्कूल का एजुकेशन का एनवायरनमेंट है, हमारा जो सोशल मीडिया है, वो सब इसमें शामिल है। तो एक पेरेंट्स के ऊपर सब चीजों का ठीकरा फोड़कर काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स आर पीपल टू। तो पेरेंट्स के अपने भी जो स्ट्रेसेस हैं, जो पेरेंट्स वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, वहां के जो प्रीऑक्यूपेशंस है, वो पहले की जनरेशन्स में इतने नहीं थे। तो इसका जो समाधान है वो इतना सिंपल भी नहीं है। तो क्या समाधान है? पेरेंट्स के लिए मैं हमेशा ये बोलती आई हूँ कि बाउंड्रीज लगाना, लिमिट्स तय करना, रूल्स को तय करना, लिमिटेशंस को बताना, बिहेवियर्स के कॉन्सिक्वेंसेस को बताना भी आपका काम है। आप इससे पीछे नहीं हट सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें हम उसका लाड़ प्यार कर लेते हैं। ये लाड़ प्यार की वजह से, परमिसिव पेरेंटिंग की वजह से स्नेह का अति और अनुशासन की कमी इस जनरेशन में हम देख रहे हैं। दूसरी बात, और दूसरे जो लोग हैं वो क्या करें? देखिए, ये जो बच्चे हैं ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पर क्या इनके साथ कभी कॉन्वर्सेशंस हुए? क्या किसी ने इनके साथ ये अवेलेबिलिटी दिखाई कि उनको इन सारी चीजों के बारे में अवेयर किया जाए और ये सब किया जाए? अब जब मैं ये कह रही हूं तो मैं ये नहीं कह रही कि सारी की सारी जनरेशन ही गैर जिम्मेदार है। मैं इस जनरेशन में ऐसे बहुत से लोगों के साथ काम करती हूँ जो हमारी जनरेशन से बहुत ज्यादा अधिक ट्रस्टवर्दी हैं, ज्यादा अधिक कमिटेड है और ट्रांसपेरेंट है अपने कम्युनिकेशन में। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जस को तस बोलते हैं, मैनिपुलेशन नहीं करते। तो फिर हम ओवर जनरलाइज पूरी जनरेशन को नहीं कर सकते। पर दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि जो एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको किस हद तक के हम मॉडिफाई कर सकते हैं और किस हद तक हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें मुझे कहनी है, वो ये है। पहली बात, प्रिवेंशन कैसे करें? कैसे हम ये इंश्योर करें कि बच्चे जो हैं वो एक बैलेंस्ड, एक संतुलित मानसिक स्थिति में आ पाए?
कैसे वो चीजों को रैशनली थिंक कर पाए। हम हमेशा ये चर्चा करते हैं कि थिंकिंग को ही जब हमने आउटसोर्स कर दिया है, जब हम चैट जीपीटी से सलाह ले रहे हैं, एक न्यूज़ चैनल ये भी कह रहा है कि ये जो लड़की है इसने गूगल किया है और वो सब बातें इसने पूछी हैं कि कैसे करे, क्या करे। अब इन चीज़ों की कितनी पुष्टि हुई है मैं ये नहीं कह सकती। पर देखिए आउटसोर्सिंग ऑफ थिंकिंग, जहाँ पर खुद की सोच ही नहीं एस्टैब्लिश हो पाई है 20 साल की उम्र तक, तो ये डेलिबरेशंस पहले से होने ज़रूरी हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो हमें करना पड़ेगा फॉर्मल एजुकेशन में, अब सिर्फ एकेडमिक्स की बात करके काम चलने वाला नहीं है। हमें इमोशनल एजुकेशन को बहुत पहले से इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हमें बेसिक इमोशंस सिखाने पड़ेंगे, हमें वो स्किल सिखानी पड़ेगी जहां पर वो अपने आप को समझ पाए। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। जब हम जो चीज हमें चाहिए वो जिद में अड़ जाता है हमारा माइंड कि नहीं मुझे तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए ही, तो सारी सोच बंद हो जाती है। इसको हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। क्या हम डिस्ट्रेस टॉलरेंस सीखेंगे, क्या हम फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस सीखेंगे और बच्चों को सिखाएंगे, तब इन स्थितियों में हम कुछ मतलब निजात पा सकते हैं, थोड़ा सा रिलीफ हमें मिल सकता है, थोड़ा सा। जी, मुझे लगता है कि आप जो दोनों बातें कह रहे हैं, आभा जी आप भी और चीनू मैम आप भी, बहुत बड़े स्तर पर मल्टी प्रोंग जिसको कहते हैं उस अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। भावनाएं, इमोशंस, थॉट प्रोसेस एक तरफ इसको हैंडल करना पड़ेगा, दूसरी वो समाज की चीजें जो बदलाव के कारण ऐसी हैं जिनके कारण ये पूरी प्रक्रिया हैम्पर्ड हो गई है। और फाइनली जो कानून की बात कह रही थी मैम की, शायद एक लेवल पे जाके वो थॉट तो आए कि भाई इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर वो थॉट अगर कहीं दूर रह गया है तो अब हाई टाइम है, वरना ऐसी और घटनाएं हमें सुनने देखने को मिलेंगी जो ना तो देश के युवाओं के लिए अच्छी है, ना देश के लिए अच्छी है, ना समाज के लिए अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद चीनू मैम और आभा मैम, आपने वक्त निकाला और ये बहुत ही इन डेप्थ चर्चा हमारे साथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।